particular unique topic, I would like to call Dr. Muhammad Mufti Umar Rafiq, who is a lecturer at Muhammad Ali Jinnah University and a Sharia trader and advisor. Please welcome him with a huge round of applause. So I shall start with my introduction, my short introduction, and then we shall move to the topic. I completed my PhD last year from University of Malaya, Kuala Lumpur, and the topic was regarding the Islamic finance. And I have been serving Muhammad Ali Jinnah University since 3 years as a lecturer there. And apart from that, the Sharia compliance journey started in 2017 when I was working as an external consultant for the Indus Hospital. So from then till now, I have been involved with the Sharia compliant culture development and the processes, designing of SOPs in different organizations, including some software houses as well. And I think that is why they have selected me for this topic. There is a software house named as Core Data. So I serve them as a Sharia advisor for their several issues. So the first question that arises: what is the relevance of Islam and Islamic teachings with a new technology? मैं एक दो स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. We were in Indus Hospital. IT department का Sharia audit. So what do you think? IT department का तो financial audit समझ आता है. IT department का IT audit चलो समझ आता है. तो जब हम पहली दफा गए तो वहाँ के IT प्रोफेशनल्स ने यही कहा कि इसका शरिया से क्या काम? क्वेश्चन तो बनता है ना. और फिर from आज I am going to held a training as well in कोई शायद 2 हफ्ते बाद कोई हो. ऑनलाइन ट्रेडिंग हमारी जितनी है उसके अंदर कहाँ पर शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से गलतियाँ होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें परमिसिबल हैं और कौन सी चीज़ें इम्परमिसिबल हैं, उसको सारा जमा किया. तो इतनी लंबी हो गई कि ट्रेनिंग में कवर नहीं हो पा रही. एक तरफ ये क्वेश्चन होता है कि यार इसका रिलेवेंस क्या है, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ सॉफ्टवेयर हाउस. मैंने अपने किसी रिश्तेदार को बताया कि वहाँ ये वो फला सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके अंदर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उन्होंने कहा इसका शरिया से काम. तो वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर बेचते हैं. बट एक सॉफ्टवेयर हाउस था, उन्होंने कंसल्ट किया. उन्होंने कहा जी वो ऑर्गेनाइजेशन है और वो मॉल्स के लिए AI बेस्ड आर्किटेक्चर डिजाइन करती है. सो वी हैव डेवलप्ड अ टूल थ्रू AI दैट डिजाइन्स द 3D स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, और वो बनाने यानी हार्डवेयर बनाने से पहले सॉफ्टवेयर पे बहुत क्लियर विजिबिलिटी के साथ AI बहुत एक्यूरेसी के साथ इंचेस और सेंटीमीटर्स के साथ ये बता देता है कि ये चीज यहाँ होगी और ऐसे होगी. बट द प्रॉब्लम वाज कि वो मॉल बना रहे हैं और मॉल के अंदर सिनेमा बना रहे हैं और दे आर गोइंग टू डू इट इन मदीना एज वेल. तो क्वेश्चन ये था कि आर वी अलाउड टू डू एंड डेवलप सच काइंड ऑफ सर्विस फॉर देम, एंड वी नो कि आगे जाके ये होने वाला है. तो पॉइंट ये बनता है कि रेलेवेंस है या नहीं. इस्लाम ने हमें जितने काम मस्जिद के अंदर करने के बताएं उससे ज्यादा काम मस्जिद से बाहर करने के बताएं. और इस्लाम का वो पार्ट जो वर्शिप से रिलेट करता है, इट इज नॉट मोर देन 20% ऑफ द होल इस्लाम. इसलिए कि अगर ये वर्शिप वाला पार्ट सारा सही हो भी जाए तो उसके अलावा 80% वाला जो है उसका सही होना जरूरी है. जब वो सही नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं. और मेरे पास एक पिक्चर थी, यहाँ मैंने वो लगाई नहीं. आपने कोई बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग की एक बेस है, तो आप इसकी रीजन प्लाजा, इसकी बेस कैसी है किसी को क्या पता. फिर इसका फ्लोर कैसा है, दूर से देखने वाले को क्या नजर आएगा. फिर इसकी दीवारें चले फिर भी नजर आ जाएंगी. व्हाट अबाउट जो इसका बाहर का स्ट्रक्चर है, दूर से गुजरते नजर आता है कि यार काफी कोई जगह है. तो जो बेस है ना, फंडामेंटल्स, ये है हमारे अकायद. मेरा ईमान, मेरा इस्लाम, वो इतना छुपा हुआ है कि कोई मेरे पड़ोस में बैठ के भी नहीं देख सकता.
उसके बाद जो है वो मेरी वर्शिप्स हैं, वो भी इतनी छुपी हुई हैं कि बहुत कोई करीब होगा तो उसको नजर आ जाएंगे, वरना दूर वालों को तो नजर नहीं आएंगे। उसके बाद जो मेरी वॉल्स है ना मेरी बिल्डिंग की, वो है मेरे मामला। जब वो मुझसे ट्रांजेक्शन करेगा, एक दफा मुझसे इंपोर्ट कराएगा माल, फिर या तो कानों को हाथ लगाएगा कि इससे दोबारा माल नहीं मंगाना, या उस मुल्क से ही नहीं मंगाना, या कहेगा नहीं यार ऐसे लोग मैंने नहीं देखे, इन्हीं से मंगाना, चाहे 10% महंगाई क्यों नहीं देता। ये मेरी वॉल्स है और मेरे एक रूफ है, और रूफ जो है ना वो मेरे अखलाक है। इसलिए कि जब मैं जहाज पे जा रहा होता हूँ और एक आदमी 1 घंटे के लिए मेरे साथ बैठा है, तो 1 घंटे के बाद वो फैसला कर लेता है कि आई एम अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन। तो रेलेवेंस जो है ना वो है, वर्शिप्स और हमारे बिलीफ्स ये तो छुपे में, जो चीज़ नज़र आने वाली है वो हमारे मामलात हैं, वो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, वो हमारे अखलाक हैं, वो मेरे एथिक्स हैं, वो मेरा पड़ोसी है जो बताएगा कि मैं कैसा हूँ। अब एआई का इससे क्या काम? तो आपका क्या ख्याल है इस सवाल के बारे में? ये सवाल आज तक कभी आया नहीं है और मैंने इसको बड़ा खुद सोच के लिखा है। कभी मेरे सामने किसी ने पूछा नहीं, लेकिन आपको लगता है अगले 10 साल में शायद कोई पूछेगा इसको, अगले 20 साल में? देखिए आपके बॉक्सेस सप्लाई चेन वाले, टेक्सटाइल वाले, पहले इंसान उठाते थे ना, मशीन उठा ली। और अभी भी बहुत जो स्लॉटर हाउसेज हैं, मशीन स्लॉटर्स होते हैं। व्हाट अबाउट अ पर्सन looks like a person and basically programmed with AI, not a human. Slaughtering में कसाईयों का वैसे ही मसला है, पता नहीं टेलर भी कसाई बन जाता है और कौन कौन कसाई बन जाता है, तो why not AI based कसाई? तो फिर क्या होगा? एंड इस तरह का कोई मसला हो जाए, दूर वालों को कुछ नजर आ रहा है, उस पे एआई करप्ट हो जाएगा। करप्ट हो जाएगा। AI doesn't know कि एआई को पता ही नहीं उधर से क्या आने वाला है। एआई कहेगा हस्बैंड की गलती है, गलती हस्बैंड की है, इसका मतलब है प्रोग्राम फ्रॉम अ वुमन। सिस्टम करप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आर्बिट्रेटर्स वो एआई बेस्ड आने वाले, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना, आपका नाम सॉरी वलीद, मुझे वलीद पे ट्रस्ट नहीं, ना मुझे है ना इनको है, मुर्तजा को। एआई पे तो हम दोनों को ट्रस्ट है एक लेवल पे, ठीक है, ऑल दो कि उसकी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मशीन को हम न्यूट्रल समझते हैं। तो हो सकता है कि आगे ये हो, तो फिर रेलेवेंस आई, और ये शायद बहुत ही ज्यादा आगे का क्वेश्चन है, अगले शायद 50 साल में आएगा, इसलिए कि उनकी तिलावत बहुत अच्छी है ना, हमारे इमाम साहब की शायद इतनी अच्छी ना हो। और आगे ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई रोबोट आया था वो करके क्या, मैंने तो कुछ ही नहीं किया। तो रोबोट का खरीदने वाला जिम्मेदार होगा, बनाने वाला जिम्मेदार होगा, एग्जैक्टली कौन होगा? ये डायनामिक्स हैं जो चेंज होने वाले आगे, और थोड़ा बहुत जल्दी हो या थोड़ा देर से हो, लेकिन ये चीजें आएंगी सामने। तो और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब इस पे थोड़ा सा ये बनता है ये पॉइंट कि भाई अब क्या इस्लाम इज अ रिलीजन टिल द डे ऑफ जजमेंट? इफ इट इज, देन डज इट प्रोवाइड्स रेलेवेंट रूलिंग्स कि जो वहां जाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होंगी या नहीं? मतलब मैं एक सेंटेंस कहता हूं, क्या इस्लाम अगर बदीन में एप्लीकेबल है तो क्या न्यूयॉर्क में भी एप्लीकेबल है? अगर न्यूयॉर्क में एप्लीकेबल है तो क्या मून पे भी एप्लीकेबल है? और अगर वो है तो वो कैसे होगा, फिर उसकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस कैसे होंगी? परसों हम ट्रेनिंग करा रहे थे मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स को, तो उन्होंने कहा सर फ्रेमवर्क दिखाएं, ठीक है वी आर रेडी टू डू इट, लेकिन बताएं कैसे करना है। तो इट इज वेरी गुड दैट पीपल आर रेडी टू आस्क द क्वेश्चन एंड दे आर रेडी टू फॉलो इट, क्या बताएं करना कैसे। लेकिन पॉइंट ये है कि कैसे करना है इसको बैठ के सोचना है, इसलिए कि अभी तो चीजें डेवलप हो रही है ना, चीजें अभी कॉन्सेप्ट के लेवल पे थी, पहले बार दफा चीजें नॉवल में आती हैं, फिर फिल्म में आती हैं, फिर एग्जीक्यूशन में आ जाती हैं, फिर सवाल उठता अब क्या करना, अब तो आ गई। तो कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। इस्लाम क्या कहता है, आज भी सर से डिस्कशन हो रहा था, तो टेक्नोलॉजीज
खुद इस्लाम की अपनी रूलिंग्स क्या हैं। कुरान पाक की एक आयत है और सूरह अनफाल की है गालिबन, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अपनी तैयारी करो, कितनी करो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतनी करो, जहां तक तुम जा सकते हो वहां तक जाओ, कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंड ही नहीं है, और वो क्या चीज होगी, ठीक, तो वो उस वक्त की जो चीज होगी वो थी, आज की जो चीज है वो है। 5th जनरेशन वॉर होगी तो 5th जनरेशन होगी, 6th जनरेशन में क्या होगा और 7th जनरेशन में क्या होगा। The point is the guidelines are very very clear, ठीक है। और एक छोड़िए, हाउ इस्लाम परसीव्स टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई ये नई चीज है, नहीं, गलत है। दैट इज नेवर द कंसेप्शन। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इस्लामिक स्कॉलर्स का परसेप्शन यूं नहीं रहा है। परसेप्शन कभी डेवलप ऐसे हो जाता है, कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, लेकिन इस्लाम का परसेप्शन कभी यूं नहीं है कि एवरी न्यू थिंग इज रॉन्ग, बल्कि वो नेचुरली कल्चर का परसेप्शन ऐसा हो सकता है कि नई चीज से डर लगता है। इस्लाम एज अ रिलीजन क्या करता है, इस्लाम कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी इज अ टूल, यू कैन यूज इट आइदर इन अ रॉन्ग वे और इन अ राइट। सर से बात हो रही थी, ये छुरी है, आपकी मर्जी है फ्रूट काट लें, आपकी मर्जी कुछ और, जो आप गलत चीजों को, किसी का मर्डर करना मर्डर कर लें, तो ये टूल है। तो टूल इटसेल्फ न्यूट्रल होता है, टूल का यूज कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। लिहाजा कौन सी चीजों को हमें गौर से देखना होगा, इंटेंशन एंड पर्पस। एक ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन, आप में से कोई जो सुबह जाते हुए, अलकरम जाते हुए, गुल अहमद जाते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जाते हुए ये सोच रहा होता है कि मैं जा रहा हूं और मुझे आज मैं जितना काम करूंगा उसके ऊपर मुझे सवाब मिलेगा, तो इस पर अगला क्वेश्चन बनता है, क्या जॉब करने में सवाब मिलता है? यस नो? मेरे ख्याल से पैसों का ही सोच रहा होता है कि आप कितने लगेंगे, सवाब का तो कोई नहीं सोचता। पेट्रोल महंगा हो गया है कि हाँ, वो यही सोचता है कि कैसे मैनेज हो रहा होगा। डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्या आपके माइंड में क्या रखा हुआ है और आप क्यों जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ वक्त नहीं है, और एक जगह हमने हदीसें जमा की थी, मैं शॉर्टली सुनाता हूँ, सॉरी साहब पे थोड़ा सा टाइम लूंगा। इस्लाम, अल्लाह ताला, हदीस के अल्फाज मफहूम सुना, अल्लाह ताला बंदे को देखकर खुश होते हैं जब वो थक गया हो। किस चीज में थक गया हो? नमाज पढ़ के नहीं, रिज़्क़ हलाल की कमाते कमाते थक गया। तो जब हम रात को जब ट्रैफिक करते हुए मतलब शारे फैसल से गुजरते हुए गर्मी में, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर खुश होता है हमारे। और इंसान जो है वो अल्लाह के रास्ते में है, अगर वो हलाल कमाने के लिए निकला हुआ है। एक इंसान जो है वो शहीदों के दर्जे पर है, अगर वो हलाल कमाने के लिए निकला हुआ है। ये मैं हदीस के अल्फाज बता रहा हूँ। लेकिन शर्त ये है कि हलाल, शर्त ये कि तरीका सही हो, शर्त ये कि इंटेंशन सही हो। तो पहली वाली स्लाइड पे जाइएगा, सॉरी प्लीज। तो इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, एआई का टूल मैं डेवलप क्यों कर रहा हूँ, एआई का टूल किस लिए बना रहा हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट। एआई का टूल इटसेल्फ, बाज़ दफा टेक्नोलॉजी में चीजें कौन सी यूज हो रही हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कैसे यूज हो रहे हैं, टूल डेवलप करने के लिए कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, जो चीजें यूज हो रही हैं वो इटसेल्फ सही है या नहीं है, ठीक है। जो चीज, जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया वो सॉफ्टवेयर है एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल टू चेक इट, और उसकी स्पेसिफिकेशंस इस काम के लिए, फॉर एग्जांपल कि अल्कोहल की ये वाली शराब ज्यादा, उसका टेस्ट अच्छा होगा या दूसरी वाली शराब का, देन द टूल इटसेल्फ बिकम क्वेश्चनेबल। वरना सारे टूल्स जो है ना वो न्यूट्रल होते हैं और इंग्रेडिएंट्स उसके इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 3, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आ रहा है, आगे आएगा, बिग डेटा एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। हमें बताया जाएगा कि जी आप ये चाह रहे हैं और आपको चाहना ये चाहिए। जितने एआई प्रेडिक्शन मॉडल्स है ना, सारे डेटाबेस है, लिहाजा वो ये समझ जाता है कि उमर साहब अगले 1 घंटे बाद ये करेंगे, और वो 98% सही, 99% ठीक कह रहा है। तो वहां पर फिर डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए कि डेटा शेयरिंग कैसे होगी। मेरे पास जिसका डेटा है वो अमानत है, और मेरे पास वो उसका राज है, ठीक है, जिसको हमें संभाल के लेके चलना है, उसकी परमिशन के बगैर आगे पीछे नहीं करना है। और इस्लाम की इस हवाले से बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, और ये प्रॉब्लम हर एआई डेवलपर को आएगी। नंबर 4 इज एथिकल कंसिडरेशंस, और बहुत सारी चीजें इसमें, जस्टिस है, मैं किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए तो ये नहीं बना रहा, मेरी टूल की वजह से किसी को पे जुल्म तो नहीं हो रहा, और ये बहरहाल माशरे के फायदे के लिए यूज हो रहा है, या मैं इससे कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ कि इवेंचुअली वो नुकसान पहुंचाएगी।
तो आई थिंक दिस एक 6th पॉइंट भी है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा प्लीज। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, ये जो इनोवेटर्स है ना हमारे, जो टूल क्रिएट्स कर रहे हैं, और आप जो खास डेवलपर से ज्यादा रेलेवेंट है ये कि उनको अपनी बाउंड्री सेट करना जरूरी है। एक चीज है बिकेगी बहुत अच्छी, लेकिन चीज सही नहीं, तो क्या मुझे उसका बिजनेस करना है या नहीं करना। लास्टली जो है कॉन्फ्रेंस लंच में हुई थी रिगार्डिंग दी एआई एंड एथिक्स, और उसमें बड़ी कुछ पॉइंट्स निकले थे, तो मैं इस पे यहाँ क्लोज करता हूँ, ये मैं फिर शेयर भी कर दूंगा ये पॉइंट्स आपके साथ। वहाँ शॉर्टली जो कंक्लूजन हुआ वो ये कि एआई इज अ वेरी गुड टूल, अ वेरी बेनिफिशियल टूल, अ वेरी पोटेंशियल टूल जो आगे बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन इसके अंदर एक तो प्रॉब्लम ये ना, मैं ये डर लगा हुआ है मेरी जॉब ना चली जाए, फला क्या होगा, कैसे चेंजेस आएंगी। एक ये इंपॉर्टेंट है कि उसका यूज केसेस कैसे डेवलप हों। मैं ये कहता हूँ, आखिरी शॉर्ट बात आखिरी करूंगा, बच्चे की उम्र कितनी हो जाए कि उसके हाथ में छुरी दे देनी चाहिए, छुरी टू यूज, अगर कोई चीज काटनी है, कोई उसको यूज करना है, तो कौन सी उम्र में आप समझेंगे इट इज सेफ टू गिव हिम, टू हैंड ओवर हिम द नाइफ? कोई एक गेस? 7 साल, 12-13 साल, और कोई 3 years, 15 years, 18। तो वहां भी एक क्वेश्चन बनते हैं, क्या कौन सा टाइम है कि जिसमें वो एलिजिबल है कि वो गाड़ी चला सकता है? कौन सा एलिजिबल टाइम है जिस वक्त वो शादी कर सकता है? तो टूल्स जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितना मैच्योर होगा। बाज दफा हम 40 के बाद भी मैच्योर नहीं होते, लिहाजा हम टूल को गलत यूज करते हैं, और बाज दफा हम 15 की एज में इतना मैच्योर हो चुके होते हैं कि हम टूल को अच्छी जगह यूज कर पाते हैं। तो इट्स ऑल अपॉन मी कि हाउ mature am I and how responsible am I to use these tools for the benefits of the society, for my own benefits। और मैंने आपको शुरू में जो आयत सुनाई कि लिमिट्स कोई नहीं है, इस्लाम ने हमें इसमें अनलिमिटेड रखा है कि उतनी मेहनत करो जितना तुम कर सकते हो। तो इट्स द फील्ड इज ओपन एंड वी शुड स्ट्राइव फॉर इट। और हमें अगर एक टेक्नोलॉजी वैसे आती है, हमें बताती है कि यूं है, तो हम उससे आगे बढ़कर उसका अगला यूज केस उसके लिए सोचें, उसमें इनोवेटिव हों। लेकिन ये छोटी छोटी सी लिमिट्स हैं, बस इनको फॉलो करें। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और कुछ क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि अगर आपकी तरफ से आ जाए, 2-3 क्वेश्चन सिर्फ, कुछ अगर जहन में हो प्लीज। यस प्लीज। सर एआई टूल के तो इस तरह से बहुत सारे नुकसानात भी हैं अगर हम देखना चाहें तो, और ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो तो नुकसानात के बेसिस पे ही हो रहा है। जितनी डाटा हो रहा है, डाटा आपका सेफ नहीं है, डाटा आपका लीक हो रहा है, और ये आना शुरू हो गया है आपके अकाउंट से पैसे कौन से जाने। तो इसको किस तरह से हम शरिया की बेसिस पे देखते हैं और किस तरह सेव कर सकते हैं? हाँ, तो बस सवाल इस पे ये बनेगा, इसमें गलती एआई की है या उसके उस यूजर की है जो उसको उस काम के लिए यूज कर रहा है? ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द टेक्नोलॉजी, ब्लेम द पर्सन हु इज डूइंग इट। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग द टेक्नोलॉजी, लिमिट द पर्सन हु इज यूजिंग इट। तो यूजर जो है ना, असल में वो इंपॉर्टेंट है कि वो खुद कितना रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक प्रॉब्लम है, मैं इसको यूं भी कहता हूँ, अच्छे यूजर्स जब नहीं होते तो गलत यूजर्स खुद ब खुद उसको यूज कर रहे होते हैं। जब अच्छे यूजर्स उसको मेजॉरिटी में यूज करना शुरू कर देंगे तो उसके बेनिफिट्स खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसको शरिया की बेसिस पे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? यूजर को समझाना पड़ेगा, को समझाना पड़ेगा। यूजर इज द पर्सन। एक बात कह देंगे भाई, चोर की चोरी में तो उसके सहूलतकार का भी उतना ही हाथ कहलाता है कि जो सहूलतकार है। तो एआई, जैसे भाई ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि एआई जो है वो सहूलतकार बनने जा रही है, चोर की चोरी को आसान करने जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें मैं यूं कहूंगा कि वो जिस आदमी ने वो छुरी बनाई थी, जिससे मर्डर हुआ है, उसका रोल क्या है, कितना है? ठीक है, तो असल में इसमें इसकी अपनी एक साइंस है, उसके अंदर वो बताया जाता है कि एक होता है हर चीज का सबब करीब और एक होता है सबब बाइक। जो सबब करीब है वो ही इज रिस्पांसिबल। इसलिए कि बाद में कहते हैं मुर्तजा साहब को, कहते हैं मुर्तजा साहब जाए फला को जाके मर्डर कर दो, फिर तो मैं सबब करीब। और अगर आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट नाइफ, इन दैट केस मैं सबब बाइक हूं। तो ये एक डिटेल्स है जहां ये डिसाइड होता है। लिहाजा एआई का बनाने वाला, ठीक है, वो सबब करीब नहीं है, वो सबब बाइक है, देयरफॉर ही इज नॉट रिस्पांसिबल। हाँ, लेकिन अगर वो टूल ऐसा बना रहा है, यानी उसकी स्पेसिफिकेशंस ये हैं कि इट इज इजी टू मर्डर विद दैट नाइफ, देन मैन्युफैक्चरिंग दैट नाइफ इज शैल बी परमिसिबल। सर एक सवाल मैं करना सर, चाहता आपका क्वेश्चन शुड आई आस्क? लास्ट मजहब में मैच्योर किसे कहा जाता है? ये तो आपने अपने लेवल का क्वेश्चन किया है और ये बहुत मैं बड़ा डिटेल्स है। ठीक है, है? एक सिंपल सा आंसर दे दीजिएगा। सिंपल, इसको ज्यादा सिंपल करें तो यूं होगा, जो रिक्वायरमेंट्स है ना
वो पूरी उसने की भी हो। लिहाजा अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे यूजर की, ठीक है, तो सजेशन ये है कि यूजर जो है वो ट्रेंड हो। ट्रेंड का मतलब है कि उसको ये सारी चीजें समझाई गई हो कि भाई आपने इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। तो इसलिए कि इसमें एक लेवल है एक्शंस का जो ट्रेनिंग के थ्रू हो सकता है, एक लेवल है उसके अपने एथिक्स का, उसके अपने खौफ खुदा का, जो मैच्योरिटी का एक बड़ा इंटीग्रल कंपोनेंट है और वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव है, लेकिन आई थिंक इसके ऊपर जरा कभी डिस्कशन के लिए लंबा टाइम चाहिए होगा। थैंक यू फॉर